एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की नाइट्रोजन फैमिली। जैसे हमने पिछले लेक्चर में बताया था, बोरोन फैमिली के बाद कार्बन फैमिली के बाद नाइट्रोजन फैमिली। तो बोरोन और कार्बन फैमिली को तो हम 11th में पढ़ चुके हैं और आपने 12th में पढ़ा था ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नोबल गैसेस। अब इनको कंबाइन करके हम BSc में पढ़ेंगे। तो कैसे याद करते हैं इसको हम? बोरोन फैमिली को याद किया था हमने, बाल गया इंडिया टू थाईलैंड, फिर कसाई जी सन प्रभात, ये कार्बन फैमिली। ने पास सभी, ये होगी नाइट्रोजन फैमिली। तो नाइट्रोजन फैमिली स्टार्ट करते हैं हमें। एक एटॉमिक नंबर अगर आप याद कर लो, जो ग्रुप जो पीरियड 1 है उसमें पहला है हाइड्रोजन और लास्ट वाला होता है हीलियम। सेकंड पीरियड में लिथियम पहले वाला और लास्ट वाला नियोन। थर्ड में सोडियम और आर्गन, ठीक है। फोर्थ में आ जाएगा पोटेशियम और पोटेशियम के साथ क्रिप्टॉन। रुबिडियम के साथ में जीनोन और सीजियम के लास्ट में आ जाएगा रेडोन। तो इनको हम याद करते हैं। हनी अगर कर 0 रन। हीलियम का एटम नंबर 2, इसमें 8 जोड़ दो, 10 हो जाएगा। 8 जोड़ दोगे तो 18। अब 18 की टेबल याद करनी है आपने। 18 1 18, 18 2 36, 18 3 54 और लास्ट में जोड़ेंगे फिर 32। तो रेडोन में हो जाएंगे 86 इलेक्ट्रॉन्स। जो पहला शेल होता है, पहले शेल में सिर्फ S सब सेल आएगा। जितना शेल का नंबर है उतने ही सब सेल उसके अंदर होते हैं। सेकंड में S और P दोनों आएंगे। थर्ड में S, P एंड D। फोर्थ में S, P, D और F। 4 है सेल का नंबर, तो 4 इसके अंदर सब सेल। 5वें में 5 S, P, D, F, G। अभी G वैसे आया नहीं है क्योंकि इतने एटॉमिक नंबर नहीं है। ओके, नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली में ने पास सभी या नाना पाटेकर असरानी सब बिंदास। तो हम कैसे लिखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? वही हनी अगर कर 0 रन, तो रेडोन की जरूरत नहीं पड़ी। 2s2p, 2 हीलियम में आगे 2 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन एटम में होता है 7, 2 इलेक्ट्रॉन तो आगे हीलियम में, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में, 2 2 4। तो p में कितने आएंगे? भी p में आएंगे 3। p में कितने आएंगे? यहाँ पर 3 आएंगे। प्रिंटिंग मिस्टेक है, किसी बच्चे की कॉपी है तो करेक्शन आपका, अगर कंसंट्रेशन होगी तो आप पकड़ लोगे गलती क्या कर रखी है। तो 2s2p, 2s2p, फिर 3s3p, 4s4p, 5s5p, 6s6p। सभी में S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 3 इलेक्ट्रॉन। इधर 3D में 10, अगले वाले में 4D में 10, अगले वाले में 5D में 10, साथ के साथ 4f14। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हमने नाइट्रोजन फैमिली की। अब इसमें सबसे आसान सा क्वेश्चन बनता है कि नाइट्रोजन तो गैस, लेकिन इसके जो कंजनर हैं
जो इसकी फैमिली में आएंगे एलिमेंट वो क्या हैं, सॉलिड हैं, वाई। तो नाइट्रोजन जो है उसका साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये क्या बनाएगा, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। और नाइट्रोजन में क्या बनेगा, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि सिर्फ दो नाइट्रोजन ही आपस में बॉन्ड बना के N2 एग्जिस्ट करेगा। डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, अलग थलग मॉलिक्यूल, अकेला मॉलिक्यूल रहेगा। नाइट्रोजन एटम नंबर 14, दो नाइट्रोजन है तो इसका मास हो गया 28 U। तो एक मॉलिक्यूल का मास भी बहुत कम है, तो वन डर फोर्सेस वीक होंगी, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो रूम टेम्परेचर से कम होगा, तो इसलिए क्या है, ये गैस। जबकि जो इसके कंजनर हैं जैसे फॉस्फोरस वगैरह हैं, उनका साइज तो होता है बड़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कम, तो ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता। तो अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए फॉस्फोरस क्या करेगा, भी बॉन्ड तो फॉस्फोरस को भी 4 बनाने हैं, तो फॉस्फोरस 3 अलग अलग फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बना लेता है 3। ये फॉस्फोरस भी 3 बॉन्ड बनाएगा, ये भी 3 बॉन्ड बनाएगा। या आप क्या कर सकते हो, इसको स्ट्रक्चर बनाने के लिए आसान तरीका भी है कि भी एक प्लस का साइन बनाओ, चारों कॉर्नर पे पी लगा दो, अब सभी पी को जोड़ दो, एंगल यहाँ पे 60 डिग्री होता है। तो फॉस्फोरस अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 3 अदर फॉस्फोरस एटम के साथ कंबाइन करेगा और एग्जिस्ट करेगा टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब फॉस्फोरस का मास 31, 4 फॉस्फोरस, तो 124 U मास हो गया इसका। तो मास ज़्यादा हो गया तो वन डर फोर्स ज़्यादा होंगी, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो ये रूम टेम्परेचर पे क्या हो गया, सॉलिड। सेकंड क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन तो इनर्ट है, नाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, लेकिन फॉस्फोरस रिएक्टिव है। तो जवाब लगभग वैसे ही है कि नाइट्रोजन का साइज छोटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो ये क्या बनाएगा, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी अवेलेबल नहीं है रूम टेम्परेचर पर, तो इसलिए क्या है, ये इनर्ट है रूम टेम्परेचर पर। जबकि जो फॉस्फोरस है उसका साइज बड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना नहीं पाता। अपनी कोवेलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 3 दूसरे फॉस्फोरस एटम के साथ जोड़ेगा विद सिंगल बॉन्ड, और उस सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी अवेलेबल है रूम टेम्परेचर, तो इसलिए ये हाईली रिएक्टिव है। एक और वजह है इसकी ज़्यादा रिएक्टिविटी की, और वो है इसकी रिंग स्ट्रेन। फॉस्फोरस और फॉस्फोरस के बीच में ना एंगल कितना है, 60, तो 60 डिग्री एंगल होने की वजह से ये क्या है, हाईली अनस्टेबल है, बहुत जल्दी ये अपनी रिंग को तोड़ेगा और रिएक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्हाट इज कैटेनेशन। फॉस्फोरस शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन बट नाइट्रोजन डज नॉट। किसी एलिमेंट की अपने साथ ही बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी को सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड कैटेनेशन। फॉस्फोरस से सिंगल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से। हालांकि नाइट्रोजन जो सिंगल बॉन्ड है वो कम बॉन्ड लेंथ का है, लेकिन क्योंकि लोन पेयर की आपस में रिपल्सन ज़्यादा है यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से,
और यहाँ पर रिपल्सन क्या है, कम है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बड़ी है तो लोन पेयर दूर दूर है। तो P सिंगल बॉन्ड P इज मोर स्टेबल देन N सिंगल बॉन्ड N, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होंगी लोन पेयर्स के बीच में, नाइट्रोजन केस में ज़्यादा होंगी क्योंकि स्मॉल साइज है, बॉन्ड लेंथ कम है। और फॉस्फोरस के केस में बॉन्ड लेंथ बड़ी है क्योंकि फॉस्फोरस का साइज बड़ा है। और अगर हम कार्बन फैमिली की बात करते, कार्बन फैमिली में जैसे मैंने बताया अभी छोटी बॉन्ड लेंथ तो ज़्यादा स्टेबिलिटी, और कार्बन पे कोई लोन पेयर भी नहीं है। लेकिन नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में और फिर फ्लोरीन में लोन पेयर आ जाएगा। नाइट्रोजन में 1 लोन पेयर आएगा, ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर आएंगे, फ्लोरीन में 3 लोन पेयर आएंगे। तो लोन पेयर जो है रिपल्सन बढ़ती जाएगी इनमें। तो इसलिए P सिंगल बॉन्ड P ज़्यादा स्टेबल है, सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर ज़्यादा स्टेबल है ऑक्सीजन से, क्लोरीन बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है F सिंगल बॉन्ड F से। तो आगे क्वेश्चन आएगा भी कि सल्फर शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैटायनेशन ऑफ ऑक्सीजन डज नॉट, तो इसका आंसर यही रहेगा कि सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर ज़्यादा स्टेबल है ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से। व्हाट इज एलोट्रोपी? किसी भी एलिमेंट की अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्टेंस, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम हों लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हों, डिफरेंट। फॉस्फोरस के एलोट्रोप्स, वाइट फॉस्फोरस जो येलो हो जाता है, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस में क्या होता है, डिस्क्रीट, वाइट फॉस्फोरस में क्या होते हैं, डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल यूनिट होती हैं P4 की। रेड फॉस्फोरस में ये जो बीच वाला बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और कहाँ पे बन जाएगा, इनके बीच में यहाँ पर बन गया है, देखो। तो ये एक यूनिट दूसरी यूनिट के साथ तीसरी यूनिट के साथ ऐसे जुड़ती चली जाएंगी। तो ये क्या होगा हमारा रेड फॉस्फोरस। इसकी स्टेबिलिटी रेड फॉस्फोरस की ज़्यादा स्टेबिलिटी है वाइट फॉस्फोरस से। वाइट फॉस्फोरस तो हाईली रिएक्टिव है, पॉइजनस भी है। रेड फॉस्फोरस में डिस्क्रीट यूनिट ना रह के लीनियर पॉलीमर बन गया, तो इसलिए इसकी रिएक्टिविटी वाइट फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस के बीच में रहेगी। ब्लैक फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इसको हम हाई प्रेशर लगा के तब बनाते हैं, हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे, जिससे मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाते हैं। तो ये बहुत स्टेबल है। ये हाई टेम्परेचर पे भी एयर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, जबकि येलो फॉस्फोरस है वो तो पानी में स्टोर किया जाता है, नहीं तो ये एयर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। हाइड्राइड्स, किसी के कंपाउंड हाइड्रोजन के साथ बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइड्राइड। जैसे NH3 है, नाइट्रोजन का हाइड्राइड है, अमोनिया। ये लेविस बेस बिहेव करता है, क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर होता है जो इजीली अवेलेबल होता है डोनेशन के लिए, तो ये लेविस बेस बिहेव करेगा। बेसिक स्ट्रेंथ, अगर हम नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जाएं, नीचे जाएं, तो साइज बढ़ता जाएगा। लोन पेयर सभी में एक ही रहना है, साइज बढ़ता चला गया बस। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती चली जाएगी डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने का मतलब है कि उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम होगी, तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। एज वी मूव डाउन, साइज क्या हो जाएगा, बड़ा। तो एक लोन पेयर को फैलना सारे के सारे साइज के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। सेकंड, बॉन्ड एंगल,
जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम, लोन पेयर स्प्रेड मोर। अब नाइट्रोजन का जो है साइज छोटा है, वो अपने लोन पेयर को टाइटली बाउंड करके रखेगा, तो इसके जो 3 बॉन्ड हैं हाइड्रोजन के साथ वो खुले खुले हैं। जैसे जैसे हम इधर जाते जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी और लोन पेयर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा भी ऐसे। तो ये जो बॉन्ड हैं इसके हाइड्रोजन के, उनके साथ इसकी रिप्रेशन बढ़ जाएगी, तो ये बॉन्ड क्या होंगे, नज़दीक आ जाएंगे, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो एज वी मूव डाउन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होएगी, लोन पेयर फैलता जाएगा, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिप्रेशन बढ़ती जाएगी, तो बॉन्ड एंगल हो जाएगा डिक्रीज। बॉन्ड लेंथ, सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन का साइज छोटा, फॉस्फोरस का बड़ा, बिस्मथ का और बड़ा, साइज बढ़ता जाएगा, तो सेंटर के बीच में, दोनों के एटम के सेंटर के बीच की डिस्टेंस को क्या कहेंगे हम, बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी। एज वी मूव डाउन साइज बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ BiS3 की। फिर अभी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, थर्मल स्टेबिलिटी या बॉन्ड स्ट्रेंथ। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे साइज तो बढ़ेगा ही, अभी पढ़ा हमने बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, या उसको हीट कर दें तो किस टेम्परेचर में वो ब्रेक होगा, या बॉन्ड स्ट्रेंथ की, बॉन्ड की ताकत कितनी है, वो तीनों ही चीज़ें डिक्रीज हो जाएंगी नीचे। तो NH3 सबसे ज़्यादा स्टेबल, BiS3 सबसे कम स्टेबल। जो जितना हीट करने के बाद जल्दी टूटेगा वो हाइड्रोजन जल्दी देगा, तो उसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी। एज वी मूव डाउन साइज बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम, नहीं बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या नहीं होती है, तो हमें यहाँ पर बॉन्ड थर्मल स्टेबिलिटी की जगह हम यूज करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। इस फैमिली में हमने बेसिक स्ट्रेंथ कहनी है, एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं कहनी। अगली फैमिली के बारे में बता रहा था मैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कॉमन है दोनों, थोड़ा सा डिफरेंस है। नीचे जाएंगे तो साइज़ क्या होगा, एज वी मूव डाउन मास बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, वन डर वाल फोर्स ज़्यादा होगी, क्योंकि मास ज़्यादा तो सरफेस एरिया ज़्यादा, सरफेस ज़्यादा तो वन डर वाल फोर्स ज़्यादा। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे, लेकिन वो NH3 में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए नाइट्रोजन क्या करता है, NH3 क्या करता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और ये यहाँ से उठ के सबसे आगे चला जाएगा, तो ये ऑर्डर हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट में। बॉइलिंग पॉइंट में हमने लिक्विड में, क्योंकि अमोनिया के मोलिक्यूल थोड़े से इतने क्लोज नहीं आ पाएंगे जितने सॉलिड स्टेट में आते हैं। लिक्विड में मोलिक्यूल्स जो हैं ज़्यादा क्लोज नहीं होते, सॉलिड में मोलिक्यूल क्लोज होते हैं, तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट है वो ज़्यादा होता है किसमें, जब मोलिक्यूल क्लोज हो। तो लिक्विड के केस में कम होगा, तो NH3 ना सबसे आगे की बजाय बीच में आता है, 2 पहले 2 बाद में, बाकी ऑर्डर सेम है। एसिडिक स्ट्रेंथ हम नेक्स्ट फैमिली में बताएंगे। तो आज आप इतना ही काम करोगे, नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।